नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं निरंजन गोस्वामी जी, जो माइम के प्रख्यात अभिनेता और निर्देशक हैं। इनकी संस्था इंडियन माइम थिएटर ने मुखाभिनय को लेकर तमाम प्रयोग किए हैं। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय नाट्य अकादमी, ऐसे तमाम नाट्य विद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इन्हें 2002 में राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला और 2009 में पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ। निरंजन गोस्वामी जी के लिए इतना ही कहूंगा कि तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूं? मैं मौन नहीं, मुझ में स्वर बहते हैं। मैं सन्नाटा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। मैं शांत बहुत हूं, फिर भी डोल रहा हूं। ये सरसर, ये खड़खड़ सब मेरी है ये रहस्य, मैं इसको खोल रहा हूं। मैं मौन नहीं, मुझ में स्वर बहते हैं। तो जिनके मुखाभिनय के मौन में स्वर बहते हैं, उस निरंजन गोस्वामी जी का हम लोग स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ। तो चलिए सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए सर, आप इस देश में माइम थिएटर के पायनियर हैं। इस माइम से आप जुड़े कैसे? मतलब व्हेन यू स्टार्टेड दिस, कैसे शुरुआत कैसे हुई? तो मैं जब क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, कितना होगा, 13-14 साल का होंगे तब उस समय, तो मैं जोगेश दत्ता जी का परफॉर्मेंस देखा था। एक वैरायटी परफॉर्मेंस होते हैं, वहाँ जोगेश दत्ता जी का परफॉर्मेंस था। मुझे देखा था, बहुत अच्छा लगा था। एक आदमी बिना बोल के सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ करके दिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं जब 11 पास करके जब ग्रेजुएशन में भर्ती हुआ, उस समय और एक जोगेश दत्ता जी को देखा, और एक अरुणव मजूमदार थे, उसको मैंने देखा, और रशिया से एक डेलीगेशन आया था, कल्चरल डेलीगेशन। तो वहाँ एक लड़का माइंड किया, वो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा तो पहले सीखने का ये नहीं था। मैं पहले स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी था। मैं क्रिकेट, फुटबॉल सब खेलते थे, स्कूल को रिप्रेजेंट कर किया। तो कॉलेज में जब गए थे तो वहाँ इतना पॉलिटिक्स है, तो हमें सिलेक्शन कर किया था, स्पोर्ट्स टीचर के थे, लेकिन लिस्ट पे नाम नहीं था। वो यूनियन से सब निकाल के मेरा नाम हटा के दूसरा किसी का नाम दे दिया था। तो मैं टीचर को पूछा, बोले सर देखो हमारा तो कुछ नहीं है, हम सिलेक्ट किया था, मुझे पता नहीं कि तुम्हारा नाम निकाल दिया। तो इसके बाद वो सब देखा माइम का, तो मैं माइम में आ गया। फिर मेरा वहाँ मोहल्ला में एक जुवेनाइल ऑर्गेनाइजेशन था, छोटे बच्चों का, तो मैं वहाँ बचपन से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे। तो मैं तो बड़ा हो गया, तो मैं अभी सीनियर हो गया, 16 साल की ऊपर हो गया, तो अभी वो बड़ा हो गया। तो फिर हमें उस समय फेस्टिवल होना था 3 दिन का, तो मैं बच्चों का रिहर्सल चल रहे थे, मैं थिएटर का इंचार्ज था। बोला तुम थिएटर का इंचार्ज, रिहर्सल संभालना। तो मैं टीचर नहीं आ रहे थे, डायरेक्टर नहीं आ रहे थे, तो मैं बच्चों को शांत करके चुपचाप बैठाने के लिए मैं माइम कॉपी करके दिखाया। तो इतना अच्छा लगा बच्चों को। सब बड़े जो लोग आए थे, हमारे से सीनियर लोग आए, तो उसको भी बोला कि दादा ने आज हमें मुकाबला करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी देखा। देखने के बाद पूरा प्रोग्राम फाइनल हो गया था, फिर भी मुझे 10 मिनट टाइम मिला था। बोला एक नया आइटम भी होगा मुकाबला, तो 10 मिनट का टाइम दे। तो 10 मिनट मेरा जीवन के लिए तो चेंज हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। तो मैं तो परफॉर्मेंस किया, तो रातों रात मैं फेमस हो गया अपना मोहल्ला। तो वहाँ कोई पत्रिका में भी मेरा नाम आ गया था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मैं तब तो कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ कॉपी किया था।
तो उसके बाद अभी हर साल उसका ये होता है, फेस्टिवल होना है, तो मैं अगला फेस्टिवल आ रहे है तो नया कुछ सीखना है, करना है, तो मैं इसका कहाँ सीखे। तो मेरा एक दोस्त बोला था कि अरुणव मजुमदार के पास ले जाएंगे, उसके पास तू सीखना। तो उसका वो एक सैड न्यूज है कि स्ट्रीट एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। कोमा स्टेज में था 6 महीना। तो मैं 6 महीना तक इंतजार कर रहा था कि वो ठीक हो जाएगा तो मैं उनके पास सीखेंगे। तो उनका तो डेथ हो गया, तो मैं जोगेश दत्ता जी को एड्रेस ढूंढ के मिलके उनको बोला कि सर आपके पास मैं सीखना चाहता हूँ। वही शुरुआत हुआ 1966 में। 1966 में इतनी लंबी यात्रा सर, बिना एक शब्द बोले, बिना एक शब्द का उच्चारण किए, मुखाभिनय से, अपने हाव भाव से सारी बातों का, कथ्य का निरूपण करना। यहाँ तो लोग शब्द भी बोलते हैं तब भी अर्थ नहीं पहुंचता दर्शक तक, हाँ, और यहाँ शब्द आप बोल नहीं रहे हैं। तो ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये ये जो हमने जब सीखना शुरू किया था, सीखना जब शुरू किया तो बहुत सारे एक्सरसाइज था, एकदम नीचे पाँव से नोक, पाँव से एकदम सिर तक, वो सारे एक्सरसाइज हमने किया। इसके बाद एक्सरसाइज जोड़ जोड़ के टेक्निक बनता है, जिस टेक्निक से हम एक्टिंग करते, तो वो टेक्निक एक बार ये हो गया तो प्रैक्टिस कर लिया तो एकदम आसान हो जाता है। और वो जो विजुअलाइज करना, वो इम्प्रोवाइजेशन करते करते वो ठीक हो जाता है। पहले तो शरीर का ट्रेनिंग दिया, इसके बाद मन को ट्रेन किया कि मन के अंडर में शरीर है, तो मन और शरीर दोनों ही माध्यम है। एक्टिंग का माध्यम जो है, एक्टर के पास दो ही चीज है, उसका शरीर और उसका मन। तो दोनों को ट्रेनिंग दिया, देने के बाद करते रहा, करते 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 फिर गए। इसके बाद मुझे, पहले सब लोग सोलो माइम करते, एक ही जैसा, रस्सी खींचो, नहीं तो चोरी करो, नहीं तो लड़की को लिपस्टिक लगाओ, बाल बनाओ, ये सब होता था। तो मुझे लगा कि इतना पावरफुल एक्सप्रेशन है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, और हमारा मल्टीलिंगुअल कंट्री में ये आर्ट बहुत जबरदस्त हो सकता है एक दिन। तो मैं इंडियन माइंड थिएटर तब बनाया। और मैं इसका पहले बनाने के पहले मैं शंभू मित्र जी की ग्रुप में, बहुरूपी ग्रुप में थिएटर सीखने के लिए गए। थिएटर कैसे होते हैं, नाटक से एकदम परफॉर्मेंस तक, तो सीखने के लिए गए थे। तो वो मेरा लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इन द मीन टाइम मैं मार्शल मार्सो, बस्टर्ड कीटन, लॉरेल हार्डी का सब देखा मैंने। देखा कि एक लिमिटेशंस होते हैं कलाकारों का, तो वो सेम ट्रिक्स चार्ली चैपलिन, सेम ट्रिक्स हर फिल्मों में यूज किया, लेकिन इतना अच्छा से तरीके से किया जो देख के लोग मुग्ध होते हैं अभी भी, आज आज के समय में। तो इसलिए हमने बोला कि चलो थिएट्रिकल एक फॉर्म निकालते हैं, जो बहुत लोग लेके करें तो कोई सोशल प्रॉब्लम भी हम दिखा सकते हैं, कंटेम्पोररी जो समाज का जो ये चल रहा है, ये सब हम दिखा सकते हैं थिएट्रिकल फॉर्म। तो फिर वहाँ गए, शंभू मित्र जी के पास गए, तो वहाँ 1976 में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप माइम के ऊपर। उस समय इतना आसान नहीं था, पहले लिखने पड़ता था एक्टिंग, थिएटर, इसके बाद एक्टिंग और डायरेक्शन। एक्टिंग लिखा, ब्रैकेट में माइम लिखा, कि माइम में अप्लाई किया तो इंटरव्यू बुलाया। पहला बार नहीं हुआ, सेकंड टाइम मेरा वो इंटरव्यू बोर्ड में भी बहुत आशा ढालका जी थे, और एम के रायना जी थे, और कमलाकर सोनटक के तीन। तो मैं जब, मुझे सुबह बुलाया था मॉर्निंग सेशन, तो मैं एक इंटरव्यू दिया। तो उस समय अलका जी नहीं थे, तो एम के रायना और कमलाकर सोनटक की थे। तो उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछा थिएटर के ऊपर, ये वो सब, हमने सारे जवाब दिया। तो हमें एक बार एक क्वेश्चन था कि तरुण राय, एक बंगाली प्ले राइटर और डायरेक्टर है, बोले तरुण राय कभी पॉलिटिकल ड्रामा नहीं किया। हम बोले ये ठीक नहीं है, किया है। तो मैं सीधा सीधा आगे इसको चैलेंज किया, क्योंकि मैं उनका नाटक देखा। मैं बोला एक अपराजित नायक था जो इलेक्शन में हार गया, इलेक्शन में खड़ा हुआ था, हार गया,
वो अभी खुद को छुपा के रखा, बाहर आ नहीं पा रहा, इसके ऊपर नाटक है, तो ये पॉलिटिकल नाटक हुआ। तो इस तरह से वो बोला ठीक है, तो बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम लंच इंतजार करो, लंच के बाद तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। तो हम लंच की बात दोबारा हम आए तो बुलाया, तो उस समय अलका जी थे। तो अलका जी देखने की मैं जब एंट्री लिया, बैठा, नमस्कार बोला, तो बोला कि हाँ सुना कि तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, तुम कुछ करके दिखा सकते हैं? मैं हाँ सर करके दिखा सकते हैं। तो इसके बाद मैं अपना तैयार किया हुआ आइटम दिखाया, तो इसके बाद मुझे इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए बोला, वो भी बहुत अच्छा से कर दिया। तो अलका जी बहुत खुश हो गया, अलका जी बहुत खुश हुआ। हमने मुझे तो बोला कि चलो ठीक है, तो बोला कि मेकअप वेकअप सब ले गया था मेरे साथ, तो मेकअप रूम में चले जाओ। बोले नहीं सर, हमें शीशा उठा सब है, साथ वाले को एक कमरा मिल जाएगा तो हम कर लेंगे। तो जहाँ इंटरव्यू हो रहे थे उसके साथ वाला कमरा में हम वहां बैठ के मेकअप वेकअप कर लिया। तो बोला जब मेकअप खत्म होगा तब आ जाना अंदर। चौकीदार जो थे, गेट कीपर, तो उसको बोला, तो बोला एंट्री ले लिया। तो हमें मेकअप और कॉस्ट्यूम पहन के जब उनके सामने गया, तो उसको मुझे उसके एक्सप्रेशन से लगा कि उसको अच्छा लगा। तो फिर परफॉर्मेंस का तो था ही, इतना सालों से प्रैक्टिस किया मैं, 66 से 76, कितना दिन हो गया, 10 साल तो हो ही गया। तो 10 साल लगातार प्रैक्टिस किया, थिएटर माइंड का, थिएटर का, एक्सप्रेशन का, बीच में डांस सीखने गए थे दत्त जी के पास, इस तरह से रिदम के ऊपर ये सब सीखना शुरू किया। इसके बाद शंभु मित्र जी ने जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने थे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का, ड्रामा डिपार्टमेंट का, तब मैं पढ़ने चले गए। मैं देखा कि मेरे पास प्रैक्टिस बहुत, लेकिन थ्योरी कम, थ्योरी कम है। ये लोग बोलते हैं ब्रेक, स्टानिस्लवस्की, पिरांडेलोव, ये सब बहुत नाम बोलते हैं, ये मुझे तो थ्योरी कम है। तो मैं थ्योरी पढ़ने चले गए, अरे चलो थ्योरी भी पढ़ लेते। तो मैं, मेरा जो है वो जो है थ्योरी और प्रैक्टिस को मैंने मिलवाया। मैं थ्योरी भी बोलता हूँ और उसके साथ प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं थ्योरी में जो बोलता हूँ करके दिखा सकता हूँ, मेरा ये विशेषत्व है। तो मैं फिर वहां गए, तो रविंद्र भारती गए, तो हम वहाँ नाट्य शास्त्र मिल गया, जो रेफरेंशियल लिस्ट दिया था किताब में, तो नाट्य शास्त्र हमारे, चलो देखते हैं नाट्य शास्त्र पढ़ते। तो नाट्य शास्त्र जब पढ़ा तब मुझे लगा अरे ये तो इंडियन आर्ट है, माइंड इंडियन आर्ट है। लोग बोलते हैं यूरोपियन आर्ट है, तुम यूरोपियन आर्ट को कॉपी करते हो, ये सब मेरा मन में तो बहुत सब चल रहा था। जब मैं इनकी एक फॉरेन आर्ट को क्यों कॉपी करूंगा, मेरा अपना देश में इतना फॉर्म है, इतना ये है, मैं क्यों कॉपी करूंगा। तो जब नाट्य शास्त्र मिला तब मैं देखा कि पूरा जो नाट्यधर्मी अभिनय है वो पूरा माइंड का टेक्निक, लोकधर्मी अभिनय तो है ही, रियलिस्टिक एक्टिंग और स्टाइलाइज्ड एक्टिंग में नाट्यधर्मी। हमारे ये तो सारे तो माइंड का टेक्निक्स है जो पूरा दुनिया का लोग इसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और हमारा देश का किताब है, तो इसके बाद मैं वो उसको स्टडी करने लगा अलग से। मैं वहां तो पास हो जाएंगे, भर्ती हुआ तो पास हो जाएंगे, डिपार्टमेंट ऐसा ही होता है, स्टूडेंट को पास करा देता है परसेंटेज ठीक रहने से। तो मैं बोला वो ठीक है, लेकिन मैं नाट्य शास्त्र में गया तो वहां मेरा सुविधा जो था ना, डांस डिपार्टमेंट था। तो डांस का गुरु लोग जो थे, कथकली गुरु लोग जो थे, उनके पास मैं अच्छा से, वो लोग बहुत मुझे स्नेह करते थे। उनके घर में भी बुला के एकदम सिखाया, मेरा जो कंफ्यूजन था, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे, किताब में ऐसा लिखा है। तो उनका घर में जाके उनका परफॉर्मेंस करके करके मुझे दिखाया कि ऐसे करके करना है। तो ये मौका मुझे मिला। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का डिपार्टमेंट था, डांस का था अलग से, म्यूजिक का था, बहुत अच्छा है। वो मौका मुझे मिल गया। आपने मतलब पूरा एक समग्र सारी चीजें सीखी उस तरह से। हाँ, अमूमन होता है सर क्या कि लोग थ्योरी पहले पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल पे जाते हैं, आपने प्रैक्टिकल पहले कर लिया, थ्योरी पे बाद में गए। हाँ, बाद में थ्योरी पढ़ने ये अंतर रहा, ये अंतर रहा।
और इसलिए इसके बाद जो हुआ तो हम पास आउट हो गया। तो मैं जब स्कॉलरशिप मिला था तो मैं डिसीजन लिया था कि मैं नौकरी नहीं करेंगे, ये मैं प्रोफेशन के तौर पे लेंगे, फुल टाइम हो जाएंगे, फुल टाइम ही काम करेंगे। इसके लिए मैं नौकरी नहीं किया। नौकरी मिला भी था, ऑफर किया था, हमने राजी नहीं हुआ। ये एनएसडी में मेरे लिए पोस्ट क्रिएट करने चाहते थे मोहन महर्षि जी, मैंने मना कर दिया। मैं बोला नहीं, अब यहाँ अटक जाएंगे। मेरा मिशन जो है पूरा हिंदुस्तान भर ये माइन को हम तो प्रचार और प्रसार करना है। तो इसलिए नहीं लिया। मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी मीडिया लेक्चरर की पोस्ट में भी नौकरी मिला था। मैं पीएम शाह नहीं था, वो बाबा शायद बीबी करण जी थे। बीबी करण जी थे, हमें पूछा था आर यू इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस। मैं बोला नहीं। मैं बोला नहीं, ऐसा ही इंटरव्यू कैसा होता है देखने के लिए आए हैं और फर्स्ट क्लास 10 पेयर दिए, तो चलो दिल्ली में तो कुछ काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आया। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इसका पहला दिन मैंने एनएसडी में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो वो उसका भी एक कहानी है, बोलूं आपको बताओ? जी बिल्कुल 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 सही। मैं जब मेरा एक फोल्डर बनाया था, मेरा दोस्त लोग था ना वो आर्टिस्ट, वो लोग मुझे एक फोल्डर बना दिया था, उसमें कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ था, मैं क्या। तो बीबी करण जी तो अब हेड डायरेक्टर थे। तो मैं एक फोल्डर उनको दिया, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो वो देख के तो नाराज हो गया। वो थोड़ा पढ़ा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आई एम यूजिंग मुद्राज इन माई माइंड, मुकाभिनय। तो वो सोच के ना वहां में गुस्सा हो गया, रेस्टलेस हो गया। मेरे तो एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे, अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप बैठा था, मुझे भी पता नहीं चल रहा था क्यों गुस्सा हो गया। तो गुस्सा, मैं चुपचाप था। तब हमें एक बार थोड़ा देर बाद बोला, मुद्रा तो क्लासिकल है, तुम कैसे कंटेम्पोरेरी आर्ट यूज करते हो? ये क्या लिखा तुमने? मैंने बोला सर करता। अब देखिए ये सूची मुद्रा है सर। अब देखो ये सूची मुद्रा है, अर्थशास्त्र में इसको बोलता है सूची मुद्रा। इससे क्या लिखा है, कैसे इसको यूज करना है, किसको थ्रेट करना है, नहीं तो करना नहीं, तुम नहीं तुम नहीं तुम नहीं तुम, इधर जाओ इधर आओ ना, कोई चीज उठाना निकालना, ये सब सूची मुद्रा से। सर ये कर्तरी मुखर सीजर्स। सर अभी तो आपका शीशा लगा हुआ है, आपका सेक्रेटरी उधर बैठे हैं, आपका एक कैंची का जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको बोला कि आप दिखाएंगे कि एक कैंची चाहिए मुझे, तो ये मुद्रा हो गया। तो क्लासिकल है, तो कैंची जैसा हो गया, आंखों दिखाता है। तो मैं बोला देखिए सर ये पता का मुद्रा है, किसी को थप्पड़ मारना, आशीर्वाद करना, मेजरमेंट दिखाना, ये सब पता का मुद्रा। तो उसको बहुत अच्छा लगा। मैं बोला सर एक हाथ का, दो हाथ का, देखिए सर ये शिवलिंग है। अभी देखिए सर कंटेम्पोररी में क्या हो रहा है, ओके बोलते हैं, कोई लिफ्ट लेने चाहते हैं तो दिखाता है, ठीक है ना। मुद्रा तो है ही, क्लासिकल मुद्रा है, लेकिन सब दिखाता है। मैं बोल देखिए सर एक कर्तरी बुक है, तो सिर्फ वो इससे कैंची से नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो ये सिगरेट पकड़ाया तो कस्तूरी कर्तरी बुक से ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखो, बोले देखिए सर आपने चाय पीना है, हमें ऐसे करके लेता हूँ, ये पता का मुद्रा है, अरे हम सपक्ष है, तो हम दोनों मुद्रा को कॉमन कर देंगे, तो ऐसे करके आप चाय पीना। तो दो हाथ का हो गया, क्लासिकल मुद्रा है, लेकिन मैं कंटेम्पोररी यूज कर रहा हूँ। तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बोला तुम कल एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दे सकोगे? हमने हाँ सर दे सकते। बोले 100 रुपया दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हमने पैसा नहीं चाहिए मुझे। आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा मुझे था। बीएम शाह भी हमें बहुत ये करते थे, बोलते निरंजन पान खाते थे और बोलते थे निरंजन तू बहुत अच्छा प्रोफेशन चुना, अकेला करते हैं, सब जगह में जाते हैं, हमें तो पूरा ग्रुप लेके चलने पड़ता है। तो मुझे बहुत ये करते हैं। वो भी डायरेक्टर बने थे वहाँ एनएसडी। इसके बाद तो मैंने वहाँ पढ़ाया, एनएसडी में बहुत बार पढ़ा।
सर जब से हम लोग थिएटर में आए ना, तो एक शब्द बराबर ये माइम तो आता ही था, लोग कहते थे पेंटो माइम। हाँ, माइम पे ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ना एक्चुअली ना फर्क कुछ नहीं है। जैसे आपका नाम प्राण कृष्ण है, कोई आपको प्राण बोल के भी ना बुलाते हैं, कोई प्राण कृष्ण बोल के बुलाता है। डिक्शनरी में कहाँ आपको फर्क नहीं मालूम होगा, नहीं मिलेगा। एक तो माइम जो है, ये शब्द जो है ये बहुत पुराना है, ग्रीक रोमन पीरियड से वो शब्द आ रहे हैं। और पेंटोमाइम जो है ये ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है ये। अभी भी पेंटोमाइम होता है इंग्लैंड में, लंदन में। ये क्रिसमस के टाइम पे उसमें माइम रहता है, कॉमेडी रहता है, फूल्स रहता है, मिमिक्री रहता है, कैरिकेचर रहता है, सब मिला के जैसा चनाचूर होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, पूरा एंटरटेनमेंट, उसको बोलते हैं क्रिसमस पेंटोमाइम। एक्चुअली उसका कोई फर्क नहीं, कोई डिक्शनरी में नहीं मिला। मैं बहुत कलाकारों की पूछा नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं। लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है, लोग जिस तरह से लोगों का इस्तेमाल रहता है करते कि हैं। आप मैं बोलता हूँ, देखो मार्शल मार्शल सेम आइटम करते थे, कभी लिखा माइम, कभी लिखा पेंटोमाइम, कभी लिखा डाम शो। है करते तो है वही एक ही चीज, लेकिन लेबल अलग अलग लगा के लगा दिया लोग, ठीक है। सर जैसे आपका जन्म ढाका में हुआ था, हाँ, तो उस समय की कोई याद है, कोई बचपन की कोई बात? मेरा ना पिताजी का डेथ हो गया था, मैं जब 5 साल के आसपास था। ढाका तब में रहते ही, हाँ, ढाका में रहते हुए? ढाका में रहते हुए मेरा पिताजी स्कूल टीचर थे, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाते थे। तो वहाँ पिताजी का डेथ हो गया, तो इसके बाद मेरा नाना जी कलकत्ता में लेके आए। तो उसका स्मृतियाँ जो है कुछ नहीं है। पिता का मुंह भी ठीक से याद नहीं आता है, फोटोग्राफ देखने के बाद पता चला कि ये मेरा पिता। तो ऐसा था। तो मामा का घर में ही मैं पाल पोस के बड़ा हुआ, पढ़ाई मेरा कलकत्ता में ही है। और बांग्लादेश में गए, ढाका में गए, देखा इस एरिया में जो रहते थे वहां गए, कोशिश किया था कि कौन सी मकान में हम लोग रहते थे। अभी सब कुछ बदल गया। आपकी यहाँ बंगाल में ही आके हुई, जो कुछ मतलब किया कलकत्ता में? बंगाल में मेरा पढ़ाई, मेरे सारे काम बंगाल में। कभी बंगाल छोड़ा नहीं। मुझे केरला यूनिवर्सिटी में भी बोला था लेक्चरर को पोस्ट करने की, ज्वाइन करने की। मैं बोला देखो भाई, हम ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 2 3 5 साल कुछ नहीं होगा, इसके बाद मेरा स्टूडेंट अबे मुझे भगाएगा, बोले सर जाएगा तो पोस्ट मुझे मिलेगा। तो ये मेरा अपना जायगा नहीं है, वो मिट्टी हमारा नहीं है। तो हम कलकत्ता, मेरा मिट्टी है, मेरा जायगा है, तो मैं क्यों कलकत्ता छोड़ के जाऊँ? गया नहीं कभी। सर फॉर्म को, अगर शैली की को लेकर बात करें, तो जैसे हम देखते हैं कथकली में भी मुखाभिनय बहुत ज्यादा होता है, हाँ, तो उससे माइम में मतलब किसी तरह का, एक तरह का ब्रिज है, कोई सहयोग है, या दोनों की शैलियां अलग हैं, दोनों के मतलब अभिव्यक्ति अलग है? क्या कहेंगे इसको, कि या उन्होंने मतलब उन्होंने माइम से कहीं निकला है, या वो एक अलग विधा है? कैसे इसको डिफाइन मैं कैसे करेंगे? वैभव जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य हुआ था, 1 महीना मैं केरला कलामंडलम में रहा जाके। अच्छा, अरे वाह। मैं स्टडी किया वहाँ। मैं स्टडी टूर ग्रैंड मिला था दिल्ली संगीत अकादमी से। कपिलाबाद साहब जी मुझे बोला था कि वहाँ जाओ, जाके देख के आओ, सीख के आओ। तो मैं वहाँ रहा कैंपस, देखा मैंने। वो तो एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म हो गया एक्चुअली, वो तो लोक कला ही है, लेकिन उसका कस्ट्यूम से सब निकाल इतना सालों से चल रहे परंपरा जो है, इसे क्लासिकल हो गया। तो हमें जो लगता है कि जो भाव रस जो है ये वो कथकली में जैसे यूज होता है या आम जीवन में यूज होता है। वो स्टाइलाइज्ड फॉर्म में करते हैं, मुद्रा की भाषा से करते हैं। हम तो वहाँ रियलिस्टिक स्टाइल जो है वो रियलिस्टिक स्टाइल में करते हैं, लेकिन भाव रस जो है सब एक ही जैसा है, एक ही जैसा है। और उसका ट्रेनिंग जो ना, हम आंखों का ट्रेनिंग वहां से
बच्चों को जो सिखाता हूँ, ऐसे करके आंखों ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं घुमाना, पूरा आंखों का जो है वो सब मैं वहां से सीखा है बहुत कुछ। जो हमने अभी मेरा ट्रेनिंग की पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो आंखों के एक्सरसाइज ये सब सिखाता तो सर आप स्पेसिफिक जैसे माइम में इतना काम कर रहे हैं, कहने को तो और लोग भी माइम में प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन आपकी टेक्निक या आपका फॉर्म उन लोगों से कितना अलग है, कैसे इसको बताएंगे? मेरा मेरे से तो भाई सब मेरे अभी जो फेस्टिवल अभी किए हैं ना, ऑल इंडिया से आए थे, ऐसा हम बहुत सालों से कर रहा हूँ। ये मैं कभी मुझे कॉपी करने के लिए मैं इनकरेज नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो तुम्हारा स्टेट का अपना अपना लोक शैली है, फोक थिएटर्स है, डांस है, आप वहां से मटेरियल दो। आपका वहाँ का जो लोक कहानी है, शॉर्ट स्टोरीज है, पोइट्री है, आपको आपका आदमी का लिखा हुआ लोकल, उनसे इन्फ्लुएंस करो। आप देख के जाओ। हम यहाँ हमारा जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो वहाँ मैं 7 दिन सबको बोलता हूँ तुम लोग 7 दिन ठहरो, रहने खाने का बंदोबस्त हम करेंगे, और देख के जाओ। अपने खुद का दिखाओ और दूसरे का भी देख के जाओ। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करो, बातचीत करो। उसका अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं लगा तो बोलो, बुरा लगा तो भी बोलो कि आपको ये चीज अच्छा नहीं लगा, आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगा, कि आपका फॉर्म जो आपने लिए है वो अच्छा नहीं लगा। ऐसा हमने शुरू से ही कर रहा फेस्टिवल। पहले तो नेशनल लेवल का कलाकार मिलता नहीं था। अभी हिंदुस्तान में जो लोग कर रहे हैं सारे हमारा मेरा स्टूडेंट है, डायरेक्ट स्टूडेंट है, नहीं तो मुझसे इन्फ्लुएंस है। हाँ, नहीं तो कभी मेरे पास तो कभी वर्कशॉप कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो वो लोग ही कर रहे हैं। तो मेरा एकदम अलग है। मैं तो हर बार, अभी जैसा इस बार एक प्रोडक्शन किया मैंने, इसका नाम था नीरू गोसाई पाला। मतलब हमारा गांव में जैसा पाला होते हैं, तो वो सब पाला का पूरा हमने उसमें किया दिया था। उसका जो रिचुअल्स होते हैं, ये होते हैं, फिर कहानी भी थे जो हमारा जो लड़की लोगों को, गरीब लड़की लोगों को दूसरे शहर में ले जाते हैं, पाचार कर देते हैं, सेल कर देते हैं, कोई बोतल में चले जाते हैं। बहुत कम बच्चों को फिर पुलिस ने कोशिश करके उसका आपस ले आते हैं। ये सब्जेक्ट था इसमें, इसलिए हमने वो फॉर्म था। तो हम भारत किया जैसा फ्लैशबैक होता है फिल्म में, मतलब वो सब फ्लैशबैक मेथड यूज किया, शैडो माइम किया, कॉर्पोरल माइम किया, ये सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। तो सर जब आप ऐसा प्रेजेंटेशन अपना प्ले प्रोडक्शन करते हैं, अभी इस तो बार अपने अपनी अपने कंटेंट को लेके आते हैं, या कोई अगर या रेडीमेड नाटक के साथ भी कभी आपने ऐसा प्रयोग किया, जैसे कोई भी नाटक जो तैयार लिखा हुआ हो उसके साथ भी कोई प्रोडक्शन किया है? बोलते हैं अच्छा है। मैं इस बार जो फेस्टिवल हुआ अभी 24 से 30 मार्च, इसमें मेरा लिखा हुआ, मेरा किया हुआ, एक्ट किया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ सारे प्लेस का फेस्टिवल था। अच्छा। दिसंबर में हमने सारे डायरेक्टर को बुलाया कलकत्ता, और सबके साथ बैठ के बात किया, तुम्हें कौन सी प्ले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ले जाओ, 2 महीना में तैयार करो, करके फिर वापस आके फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करो। तो इस बार ये पहला बार हुआ कोई माइम आर्टिस्ट का मुख्य नाटक करता, नाटक लेके पूरा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ पहले बार। और मैं, मेरा अलावा किसी ने एक भी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इतना नाटक किए, नाटक लिखे हैं मैंने माइम के लिए किए, एक भी नहीं मिलेगा। एक बात है। और आप जो बोले हैं कि हम लोग बहुत प्ले राइट को रिक्वेस्ट किया था, तो मेरे लिए लिखता नहीं है। तो मूकाभिनय नाटक जब बोलते तो मेरे माइम मूकाभिनय नहीं आता है। मैंने तो कभी कभी बोला कि आपको तो नाटक भी नहीं आता है, आप तो कभी डायरेक्ट भी नहीं किया, ठीक है ना, आप नाटक लिखते हैं, ठीक है जी ना, जी तो आप माइम भी लिखी ना, आप तो फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, फिल्म स्क्रिप्ट जैसे एक एक लाइन लिख दीजिए। तो इस कोई नहीं किया। सब पर एकदम लगातार 3 साल 3 नाटक किया। एक बादल सरकार जी का बीज, बादल सरकार जी का नाटक बीज, ठीक है ना, और कब विजय तेंदुल जी का कमला, और उनका उनका जो था वो क्या नाम है, नागमंडल,
नागमंडल किया था। तो इनमें से क्या है ना, हमें तो एक्शन और रिएक्शन से हम लोग सब कुछ बताते हैं। तो डायलॉग में जहां जहां वो रिएक्शंस था वो डिस्क्रिप्शन बोल देते थे, तो उसको मैंने एक्ट किया। जो रिएक्शन जो डायलॉग में बातचीत में वो बोलते थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जैसा कमला में मान लो बाजार दिखाया कि बाजार में कैसे लड़कियों को सेल करते हैं, वो पत्रकार जाके खरीद के लेके आते हैं, फिर उसको पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं, वो दिखाया। फिर सरिता का और कमला का जो बातचीत था वो मैंने रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके बाहर से ये सुनाया ऑडियंस को। जैसे आकाश भाषी तो होते थे उस समय, नेपथ्य होते थे उस समय, वैसा ही हम माइक्रोफोन से, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है नाटक का। सरिता और कमला, कमला एक सदा सीधा गांव का अनपढ़ लड़की है, और सरिता तो यूनिवर्सिटी का एमए पास किया हुआ है, वो घोड़े चलाता है, तलवार चलाता है, ऐसा है। तो वो एकदम उसको एकदम नीचे कर दिया। वो कुर्सी में बैठी थी, तो उसके बाद वो कमला मिट्टी में जमीन में बैठे थे, तो ऐसा बोलते रहे कि आप अ, आप भी उनका बीवी है, मैं भी उनका बीवी हूँ, आप 15 दिन उसके साथ सोएंगे, मैं 15 दिन उसके साथ सोएंगे। तो बोला कि आप तो लिखा पढ़ा है, आप आज जैसा मैंने गए थे पार्टी में, वो काम आप जाइए, हम नहीं जाए, ठीक है। तो आप 15 दिन खाना पकाएंगे, हम 15 दिन। तो फिर बोले कि आप सांप को कितना बच्चा दिया, आपको कितना से खरीदा। तो कमला कुछ कुछ बोला, और बोला आप सबको कितना बच्चा दिया, तो बोले एक भी नहीं, तब तो सबका बहुत महंगा पड़ गया। तो फिर सरिता पूछ रहे, तुम कितना बच्चा दे सकते हो, सब जितना चाहेंगे मैं उतना दे दूंगा। तो ये जो सरिता कुर्सी में बैठे थे वो एकदम जमीन पे आ जाते हैं, और कमला जैसा बैठी है उसका भंगिमा को एकदम समान कर देते हैं। जो नाटक का जहाँ टर्निंग पॉइंट, वो हम सब किए। तो ऐसा, अंकल उसका अंकल भी, जसवंत का अंकल भी पत्रकार थे, तो बोला कि अभी तो तुम पत्रकार जो है लोगों का किचन में घुस जाते हो, बेडरूम में घुस जाते हो, हाँ? हमारा टाइम में ऐसा नहीं था। हाँ, आजकल तुम तो दंगा दंगा होते हैं, ये होते हैं, वो लूटपाट होते हैं, ये सब खबर तुम छापते हो। तो ये सब चीज हमने वो शैडो में दिखाया। तो उसको हो रहे जब बातचीत हो रहे हैं, नहीं तो ऑडियंस क्या सुन, बातचीत हो रहे हैं तो पीछे से वो जो बातचीत कर रहे हैं उनका अंकल जजमेंट, वो हमने और पीछे पर्दा में दिखाया। तो इस तरह से किया था। नागमंडल का जो पहले का जो पोर्शन है लेखक का, नाटककार साफ था कि तुम्हें 1 महीना सोना नहीं, जग के रहना है। आज आखिरी दिन है, तो उसको आज तुम बच जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो तुम्हें बनना है। उसको जैसा बोले तुम्हारा नाटक का क्या, तुम्हें क्रिएटिविटी खत्म हो गया, क्या नाटक लिखते हो, इस दर्शक को पसंद नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो वो सब आते हैं, वो आते हैं, तब वो नागमंडल उसके बाद जो कहानी वो बोलते हैं, तो वो उससे हमने माइंड में किया, वहाँ डायलॉग यूज नहीं किया, लेकिन वो लेखक का डायलॉग जो है वो सब यूज किया डायलॉग। और वो जो दिया आते हैं वो बोलते हैं आप तुम्हें तो बोलेंगे नहीं, तुम बोलेंगे तो मर जाओगे, तुम तो आज ही मर जाओगे तो हमारा काहे भी मर जाएगा, वो भी शर्त लगाया वहां का डायलॉग। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते। आप बोलते आप उनका अभिनय करते हैं, ये भारतीय है। कहाँ क्या हो रहा है बाहर में, तो गए थे इंग्लैंड में, इतना चिल्ला रहे थे, इंग्लैंड में एक प्ले देखने गए थे, मैं तो ऐसे करके बैठा रहा, नेचुरल साउंड, डायलॉग नहीं बोल रहे लेकिन नेचुरल साउंड्स में इतना चिल्ला रहे हैं। अब बर्थडे है कि 1 घंटा तो हमने ऐसा बीच बीच में आँख पकड़ के बैठा रहा। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं, प्रॉप्स यूज होते हैं, ये यूज होते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। आजकल हो रहा है, यूट्यूब आ गया, हमारे टाइम में तो इतनी सुविधा नहीं था।
तो हमें जो फॉरेन में गए तभी वो किताब उताब देख के पता चला, ये हम इंडिया में इतना किताबों भी नहीं आए थे, एनएसडी में भी नहीं था इतना। सर आपने कोई किताब लिखने की कोशिश की है? अभी मैं लिखा नहीं था, लेकिन मेरा बारे में लिखे है, मेरा एक स्टूडेंट ने लिखा है। तो मेरा मैं भी अभी अगला साल कुछ किताब आएंगे, 4-5 क्योंकि किताब। जरूरी है सर, क्योंकि हाँ, जिस तरह 4-5 की आपकी किताब आ यात्रा जाए, रही है ना, जिस तरह की 4-5 जर्नी किताब। है आपको, तो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मैंने जरूरी है। लिखा है, टाइप किया हुआ है। मुझे अभी तक एक मुश्किल था कि ड्राइंग करने के आदमी नहीं मिल रहा था। जो आते हैं तो काम का नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ कि मैं देखो ड्राइंग देख के उसको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कैसे करना। तो वो ड्राइंग वाला मिल नहीं रहा था। तो वो मिला है, अभी अभी हमें मिल गया, अभी हमने कर लेंगे। अ, सर आपका कोई आइडियल है, कोई ऐसा मानक है, कोई ऐसा गुरु जिसको आप रिलेट करते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं? हर किसी का जैसे कोई एक आइडियल होता है ना, तो आदमी उसको मानक बना के चलता है कि एक। देखिए, मैं जो जोगेश दत्ता के पास जब गए थे, वो भी मेरा आइडियल है, क्योंकि वो कभी दारू नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, कुछ नहीं करते थे, बहुत एकदम साधु जैसा। शंभू मित्र जी के पास आए, वो भी ऐसे ही थे, कभी दारू नहीं पीना देखा, सिगरेट भी कभी कभी शो की बात किसी से मांग के, है बस देखो तो किसी के पास एक सिगरेट है तो दो पियेंगे, ऐसा था। तो इतना प्योर है, ये सब मेरा आइडियल है। मेरा मामा जी तो जो थे घर में, वो मेरा आइडियल है। मेरे एक मौसी जी थे, मौसा जी थे, वो मेरा आइडियल है। इतना ऑनेस्ट आदमी, जो इंस्पायर करते हैं, जो बोलते हैं आगे बढ़ो, आगे करो, आगे और आगे जाना, जो लोग मदद करते हैं वही इंस्पायर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मैं बच्चा मानता हूँ कि ऊपर में कोई है जो वहां से मुझे आदेश करते हैं, जो ये काम करो, वो काम करो, यहाँ जाओ, वो करो, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ मेरा सेक्रेटरी ऊपर में रहता है, वहां से जो आदेश आता है मैं वो पालन करता हूँ। जैसे सर कि थिएटर में शंभू मित्रा जी का इतना बड़ा नाम है, ये जनरेशन तो सिर्फ नाम जानती होगी, उनके काम को भी कभी देखा सुना मैं नहीं तो होगा। उसका कम से कम तो राजा वाईजी पाउस 50 बार देखा। अरे क्या एक्टिंग करते थे सर, क्या मैं बोलूं, वो सब वीडियो करके रखना चाहिए था। जी जी, वही कह रहा हूँ ना कि आज इस जनरेशन को तो कुछ हासिल नहीं है कुछ देखने नहीं को। मिलेगा, नाम तो नाम से अब नाम सीखेंगे। सुना था कि बासु भट्टाचार्य एक फिल्म बनाया था राजा वाईजी पाउस का, वो बोलने सद शंभू मित्र ने शर्त दिया था कि मैं मरने के बाद ही वो दिखा सकते हैं, मैं जब जिंदा रहूंगा बाद देखा। तो इसकी पहले ही बासु भट्टाचार्य जी का डेथ हो गया, तो अभी वो फिल्म कहाँ है, किसके पास है, कोई पता नहीं। और कुछ सर नहीं है। और दूरदर्शन में 2-4 किया हाँ, लेक्चर जैसे, आर्काइव में ऐसा है है ये और चीज। कुछ नहीं है। लेकिन और आप तो उनसे उस तरह से जुड़े हुए थे, एक विद्यार्थी बनकर गए थे आप, तो हाँ, उनकी कुछ यादें बताइए कि उनका किस तरह का अनुशासन था, किस तरह की काम करने की क्या पद्धति थी। तो वो क्योंकि आज के जनरेशन को जानना तो जरूरी है सर, ये थोड़ा सा आप उनके बारे में थोड़ा बताएं। शंभू जी सब गुरु का उपदेश होता है ना, गुरु का वाणी होता है। एक दिन मुझे पता नहीं, एक दिन मुझे ऐसे ही बैठे थे, एकेडमी में शो चल रहा था, ग्रीन रूम में। शंभू तब एक्टिंग नहीं करते थे, आंखों का ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल देखते भी नहीं, बहुत मुश्किल से इतना नजदीक लेके ले जाके दे पढ़ने पड़ते। तो हम बैठे थे तो बोला, निरंजन तुम्हें ना गोलकीपर जैसा ऐसा तैयार रहना। मैं समझा नहीं, गोलकीपर जैसा। मैं ऐसे उसकी तरफ देखते रहा, थिएटर के साथ गोलकीपर का क्या संबंध है। और मैं स्कूल में गोलकीपर ही खेलते थे। गोलकीपर खेलते थे, हमारे सर शंभू जी को कैसे पता चला गोलकीपर। तो बोले देखो, गोलकीपर का लिमिटेशन है, एक एरिया है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। और सुविधा क्या है, वो हाथ से भी बॉल पकड़ सकते हैं, पाव से भी मार सकते हैं। और उसके पास
बॉल आते आते हैं जब, तो उसको पकड़ने पड़ता है, नहीं तो वो 10 आदमी का मेहनत बेकार हो जाए। तो मुझे समझ में आया, बोले देखो तुम्हें ना गोलकीपर जैसा तैयार रहना है, तुम्हें पता नहीं किधर से तुम्हारा जीवन में चांसेस आए। सब आदमी का जीवन में चांस आते हैं, तुम्हारे जीवन में भी आएगा, तुम्हें पकड़ना है। तब पता चला कि अरे ये मंत्र तो बहुत अच्छा है। और एक जो शंभुजीत दादा ने बताया था, शंभुदा ने, बोलते निरंजन हम एक बार गए थे लखनऊ में शो करने के लिए, मेरा दोस्त था, तो वहाँ वो देखा मेडिसिन का जो है देश मेडिकल, उनका फैक्ट्री था, वो बंगाली था, तो बहुत लोग, वो लोग हमें ले गया था परफॉर्मेंस करने के लिए। हाँ, 2 दिन परफॉर्मेंस किया था, जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा की टाइम। मेरा एक दोस्त था, एकदम शुरू शुरू बिगिनिंग। तो आने के बाद समुदा पूछा, समुदा के पास खबर गया कि निरंजन ऐसा गए थे माइम स्टोर करने के लिए। आने के बाद समुदा बोला तुम माइम करने गए थे, सुना? तो कौन लोग बुलाया था? बंगाली एसोसिएशन ने बुलाया। अच्छा, वहाँ का जो लोकल थिएटर वाले हैं, किसी के साथ तुम्हारा देखा, हिंदी नाटक देखा, किसी के साथ तुम्हारा चर्चा हुआ थिएटर के बारे में या मूक अभिनय के बारे में? मैं बोला नहीं। बोले देखो, समुद्र बोला देखो, तुम बंगाली है तो बंगाली लोग तो देखे जाए, लेकिन तुम्हें नॉन बंगाली जो है, लोकल जो है, उनके साथ दोस्ती करना है, तो अब तुम्हारा कला बढ़ेगा, नहीं तो बंगाली लोग नहीं रह जाए। क्या हुआ, क्या हाँ, क्या हुआ? क्या बात। वो जो मंत्र दे दिया है, ये 2 मंत्र जो समुद्र ने दिया, अब इसके बाद जहां गए सारे थिएटर ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस लिया, उनसे गए, फ्री में वर्कशॉप करा दिया, कम समय है तो एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, फ्री में सब किया हमने कि चलो कम से कम तो इन लोगों को पता चलेगा माइंड क्या है, माइंड कैसे थिएटर में यूज कर सकते हैं हम लोग। बॉडी जो आंगिक अभिनय के बारे में बहुत बताते हैं, शक्ति अभिनय, आंगिक अभिनय, ये कम से कम इस बारे में तो पता होगा लोगों को। नाट्य शास्त्र के हम बोलेंगे तो नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, 1-2 लोग तो पढ़ेंगे जिसके इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से हमने वो कोशिश किया, ये बहुत सालों से हम कोशिश किया। इसलिए मुझे आप देखिए, आपका वहाँ जो सुशील कुमार सिंह जी है, मेरा दोस्त है ना, पुनीत अस्थाना है, मेरा दोस्त है, जो आपका वो जो क्या नाम है, जो जिसने ने बनाया, क्या नाम हाँ, है? राजविसारिया जी। हाँ, राजविसारिया। विशारिया जी, उनके साथ भी मेरा दोस्ती है। मैं जब जाता हूँ उनको मिलता हूँ, बहुत जो मुझे स्नेह करते हैं, मुझसे थोड़ा बड़ा है राजविशारिया। तो ऐसा मैं तो बहुत सारे थिएटर वाले के साथ मेरा दोस्ती है, सिर्फ लखनऊ नहीं, मैं भोपाल में गए, जहां जहां मैं जाता हूँ तो सब थिएटर वाले, पेंटर, पोएट, सब लोगों के साथ, मैं डांसर, सबके साथ। जैसे अर्जुन मिश्र जी हमें एक बार बुलाया था, मिला था, उसको बुलाया था, उनका घर गए, वर्कशॉप किया, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो ऐसा था। दुख की बात है कि अर्जुन मिश्र जी आउट नहीं है, देहांत हो गया। लेकिन मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मैं जितना बार गए बीएनएम बढ़ाने के लिए, हर बार उनके घर मुझे खाना खाने के लिए बुलाते थे, बहुत अच्छे। उसको आपका भी अपना स्वभाव इतना सहज है, आप मतलब कि संबंध आप ऐसे सबका दिल जीत लेते हैं, ये आपके स्वभाव की सहजता है। और आप इतने मैं गुणी ऐसा होके भी रहने के लिए कोशिश करता हूँ कि जितना स्वाभाविक रह सकता है, नहीं तो नहीं। दूर हो जाता है। आप जी, मन से नजदीक करते हैं, आदमी को मन से दूर कर जाते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके नजदीक कोई नहीं आए। जब मैंने शायद स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं एकदम जैसे स्टूडेंट का दोस्त हो जाता, क्योंकि तब वो हमारा रिसीव करेगा, हम जो बोलेंगे वो लेगा, हाँ वो समझेगा, बोलेगा सर इतना प्यार से बोल रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, कि काम करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अभी भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की। सर जैसे विज्ञान का, तकनीक का इतना प्रभाव आजकल हम सबके जीवन में आ गया है, इवन थिएटर में भी आ गया है, लाइटें इतनी चकाचौंध, कॉस्ट्यूम ऐसी डिजाइन हो रही है, सेट इतना, तो इस तकनीक का प्रभाव माइम के प्रदर्शन पे भी पड़ रहा है, माइम के प्रेजेंटेशन पे भी पड़ रहा है। देखिए, मैं वैभव जी, मैं एक चीज बोलता हूँ, एक्टर मेन है,
प्ले राइट भी मेन नहीं है, डायरेक्टर भी मेन नहीं है, ठीक है ना। एक्टर मेन है। आपको एक्टिंग करने होगा, जितना भी आप लाइट लगाओ, जितना भी साउंड करो, कुछ भी करो, एक्टर अच्छा नहीं होगा तो आपका प्ले कौन देखेगा? देखिए, तारीफ किसको करता है? एक्टर को तारीफ करता है। डायरेक्टर किसको तारीफ करता है? एक्टर को तारीफ करता है। प्ले राइट जिंदा रहता है तो प्ले राइट देख के भी खुशी होता है, भाई अरे आप कैरेक्टर तो ऐसा सोचा ही नहीं था मैं जब लिखा था। फिर मेन एक्टर है। अब ये जो टेक्निक होती है कुछ नहीं होता है, बहुत सारे जो डिस्टर्ब करता है ना, पूरा नाटक खराब हो जाता है। लोग को देखने के लिए नहीं जाते, लोग अभिनय देखने के लिए जाते, जो दिल से टच होता है। अभी जितना भी आप देखो ना, टीवी आ गया, फिल्म हो गया, थिएटर मरेगा नहीं। थिएटर कभी नहीं मरेगा, क्योंकि दर्शक के साथ हम जोड़ते हैं, उस दिल के साथ हमारा दिल जोड़ते हैं। तो जितना दिन थिएटर रहेगा जिंदा रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं ये हो गया, वो समय के साथ साथ कम होता है। ये नदी का वेव है, समुद्र का वेव है, कभी डाउन होता है, कभी फिर अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, चलता रहे। लेकिन नाटक बंद नहीं होगा कभी। जी और बिल्कुल माइंड को नहीं। हमने इस जगह में लिया है। मैंने एक मंदिर बनाया, नेशनल माइंड इंस्टीट्यूट, जिसपे अब चलाता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मंदिर है। हर धर्म का मंदिर होता है और धर्म ग्रंथ होता है। मैं अभी जो लिख रहा हूँ किताब, वो धर्म ग्रंथ होगा और मंदिर रहेगा। तो मेरा माइंड कला जो है, वो मैं नहीं रहूंगा तब भी जिंदा रहेगा। बहुत बिल्कुल रहेगा सर। तब आपने भी जिंदा रहेगा। इतनी तपस्या करके इतनी लगन के साथ ये स्थापित किया है, तो वो मंदिर ही है, वो धर्म मंदिर ग्रंथ है, ही मैं बनेगा। बोलता हूँ मंदिर और है। जी अभी जी, मंदिर बनाया। है वो। आपका लिखा वो धर्म ग्रंथ ही होगा, और हाँ। वो युगों युगों तक चलेगा, वो अमिट रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। लेकिन सर, जो आपने इंस्टीट्यूट बनाया है, जो आपने ये एकेडमी बनाई है, इसमें किस तरह का पाठ्यक्रम है, कितने दिन का कोर्स होता है? क्योंकि ये हमारे तमाम युवा साथी जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखने के लिए जाना चाहते हैं। किस तरह का पाठ्यक्रम है, किस तरह का शेड्यूल है, मतलब ये मेरा कि? भैया, भाई साहब जी, मेरा जो सिलेबस है पूरा नाट्यशास्त्र बेस्ड है। जो शरीर का जितना अंग प्रत्यंग उपांगों का एक्सरसाइज है, आंखों का एक्सरसाइज है, सब मिला के जैसे भाव रस जैसे जाते हैं, अभिनय का जो रियलिस्टिक अभिनय, स्टाइलर जो अभिनय, ये मेरा सिलेबस है पूरा। नाट्यशास्त्र बेस्ड है। मैं एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा देता हूँ। एक साल का 3 सेमेस्टर है, 3 महीना करके। तो 3 सेमेस्टर में एक साल का कोर्स है। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ग्रेजुएशन मास्टर, और एक है 3 महीना का कोर्स है। तो कोई भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है ना। और ये एक्सपीरियंस भी नहीं चाहे है तो ठीक है, कभी नाटक नहीं किया, थिएटर नहीं किया, थिएटर देखा नहीं, वो भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से सीख, रूट ये से। ये ये जो डिग्री आप दे रहे हैं, ये हाँ। रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है? नहीं, मान्यता तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सर्टिफिकेट का क्या मान्यता है? गवर्नमेंट में पहले लिखता था कि एनएसडी पास आउट होने से नौकरी देना है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा गवर्नमेंट का है। मैं भी गए थे इनके इंदिरा गांधी नेशनल जो इग्नू है, ओपन यूनिवर्सिटी जी, इधर ओपन। उधर जो है, हम गए थे, बोले कि इतना पर स्टूडेंट की इतना फीस देने पड़ेगा। हम बोला गरीब स्टूडेंट आते हैं। मैं तो पहला बार जो करा था 9 महीना का कोर्स के लिए 45,000 लिया, रहना खाना पढ़ना सब। हम बोला वो से बच्चा फिर उतना फीस आपको 4-5 हजार रुपया फीस देना है एक सर्टिफिकेट के लिए। तो अभी भी एनएसडी का जो पास आउट होते हैं तो केयर ऑफ फुटपाथ, मंडी हाउस फुटपाथ, श्योरिटी नहीं है कि कोई नौकरी मिलेगा। तो काम मिलेगा मुंबई में जाके कि दिल्ली में जाके काम मिलेगा, जिससे उससे कमाई होगा। 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। जहाँ एनआईडी में, नेशनल स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है अहमदाबाद में, वहां तो पास होने का पहले इंटरव्यू होकर नौकरी मिल जाते हैं। तो हमारा तो यहाँ तो ऐसा नहीं है कि एनएसडी से पास आउट होने के बाद डायरेक्टर लोग मुंबई से इधर उधर से आएगा और बोलेगा कि भाई चलो इंटरव्यू लेते हैं तुम्हें, तुम्हें हीरो बनाएंगे, कि चलो तुम्हें एक कैरेक्टर देंगे, रोल देंगे, तुम्हें एक बड़ा अच्छा रोल देंगे कि आपका हीरोइन। कोई करता है?
कोई नहीं करता, होना चाहिए ना। अभी क्या हीरो का आपका डायरेक्टर का बेटा हीरो हो जाता है, हीरो का बेटा हीरो हो जाता है, हीरोइन हो जाता है, ट्रेनिंग हो नहीं हो कुछ नहीं चाहिए। तो ये अनएडुकेटेड लोगों के साथ ये हम एडुकेटेड लोगों का लड़ाई है। कलाकार ज्यादा से ज्यादा गरीब घर का है, कला कोई बड़ा आदमी का घर में बच्चों को कभी थिएटर में नहीं भेजता है। थिएटर करते हैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से सब जुड़े हुए हैं, किसी के पास इतना पैसा नहीं है। हम लोग इससे ही फिर धीरे धीरे खुद को ऊपर ले जाते हैं, करते हैं काम तो सम्मान मिलता है, कभी पैसा मिल जाता है, इधर उधर करके तो हो जाता है। लेकिन होना चाहिए ऐसा, मैं ऐसा करता हूँ। अभी भी मेरे एनसीईआरटी से एक मीटिंग हुआ था शायद पिछले महीना, भाई वहां बोला आप जनरल एजुकेशन कर दो, थिएटर का अलग मत करो। जैसे बांग्ला, इंग्लिश, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, ये सब पढ़ाता है। ऐसा थिएटर भी एक सब्जेक्ट होगा, जैसे हम रेल में जाके नौकरी कर सकते हैं, उधर जाके नौकरी कर सकते हैं, पीएनटी में जाके नौकरी करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके नौकरी करता है, कर सकते हैं। हाँ, और साथ में थिएटर तो करेंगे ही। क्या मेरा डिग्री तो थिएटर से हमने लिए। और अब देखो हिंदी तो इतना लाखों लोग पढ़ रहे हैं, क्या काम करते, हिंदी लिटरेचर लेके जो पढ़ रहे हैं, कितना पोएट बना, कितना लिटरेचर का आदमी बना, जो नॉवेल लिखा, ये लिखा, कहाँ है। ये शिक्षा का कोई दाम नहीं है, बेकार है। मेरा सिस्टर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, मैंने एक मौसी जी का बेटी, मैं बोला तू तो न्यूज़पेपर भी नहीं देखते, सुबह खबर भी नहीं सुनते टीवी में, तो पूरा पॉलिटिकल साइंस लेके एमए किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन भी नहीं किया। तो ये तरह एजुकेशन का, आप तू पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कितना खर्चा किया तेरे को पढ़ाने के लिए, तू तो 20-25 रुपया दे दिया, फीस दिया, लेकिन एक टीचर का कितना सैलरी है, कितना टीचर है, तो सब गवर्नमेंट देते हैं। बेकार है तेरा एजुकेशन। तो मैं बोला इस बार, अभी एनसीईआरटी का एक हुआ था, हम बोले एकदम जनरल में ले लीजिए, थिएटर अलग से, थिएटर अलग से पढ़ाएंगे, पेंटिंग अलग से पढ़ाएंगे, वो अलग से नहीं, जनरल के साथ जोड़ दी। जैसा लोग बांग्ला, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ता है, ऐसा जनरल में जोड़ दी। बहुत अच्छी बात, बहुत नहीं तो बेकार हो जाएगा ना। मतलब हम थिएटर का है, थिएटर का है तो हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, हम क्लार्क नहीं बन सकते, तो ऐसा नहीं करते। बल्कि तो थिएटर का आदमी है, इसको क्या लेके क्या करेंगे, तो नाटक करेगा, नौटंकी करेगा, करेगा, ऑफिस का काम कब करेगा, ऐसा ऐसा बोलेगा, लेगा नहीं हमें। तो ऐसा एकदम रेगुलर हो जाए तो कोई भी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा, बच्चों को काम आएगा, पेट रोटी रोजी मिल जाए तो थिएटर आउट करेगा बच्चा, और तरक्की होगी, और तरक्की। सर, इतनी लंबी यात्रा रही है आपकी, इतने समय से आप काम कर रहे हैं, कभी जीवन में हताशा, कोई निराशा आई? नहीं, हताशा हुआ, लेकिन निराशा नहीं आए। मैं बोलता हूँ हताश होना है, मैं आशा किया, वो नहीं हुआ, वो हताशा है। निराशा मतलब और कभी नहीं होगा, ऐसा मैं कभी मेरा मन में नहीं आया। मैं कभी सोचा था कि भाई ये काम करूंगा, एक बड़ा प्रोडक्शन, अभी भी सोचता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पोइट्री है बहुत लंबा, मैं उसको एक माइम करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक्टर चाहिए, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, हाँ, तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं हताश हो रहा हूँ कि मेरा एक आशा है जो अभी तक नहीं कर पा रहा, तो ये हताशा है, लेकिन निराशा कभी नहीं हुआ। इतनी योग्यता, इतनी उपलब्धि के बाद भी कोई एक सपना, कोई अधूरा सा लगता है, कोई सपना अभी बाकी है जो बेचैन कर रहा है आपको? नहीं, मेरा तो ऐसा है, अभी तो जो माइम के लिए जो था वो तो ठीक है, मैं लगता है कि मुझे बहुत मिला, बहुत मिला। आप देखो ऐसे अवार्ड मिला, पद्मश्री मिल गया, आप कई लोगों को मिल गया, दूसरा स्टेट से मिला, हाँ, महाराष्ट्र से मिला, राजस्थान से मिला, बिहार से मिला, बहुत सारे स्टेटों से भी हमें अवार्ड दिए हैं, ठीक है, सम्मान दिए हैं। तो ये और क्या चाहिए, मैं तो मुंह का भी नहीं करता हूँ, एक कला, हाँ, जो एक कला को मैं आगे बढ़ाने का कोशिश किया, और क्या, कुछ नहीं किया।
तो इतना सम्मान मिला और क्या चाहिए। तो मुझे एक था इच्छा, तो अभी नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा है कि मैं ऑर्फन बच्चों के लिए एक विलेज गांव बनाने चाहता हूँ। ये मेरा एक सपना था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए कि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। इतना पैसा गरीब कलाकारों को पास कौन देगा, कहाँ से आएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से टीजी का और FCRA जो है फॉरेन फंडिंग का, वो भी कर रजिस्ट्रेशन करा के रखा था, तो काम नहीं कर पाया। हुआ नहीं, शायद ऊपर वाला नहीं बोला कि ये काम भी तुम्हें करना है। नहीं तो वो भी एक अच्छा मेरा सोच था, विचार था कि डॉक्टर और फिर बच्चों को हम देंगे कुछ कल्चरल ट्रेनिंग देंगे, और जो जो थिएटर हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, डांसर हो, उनको भी हम रखेंगे ओल्ड एज होम बना के। जो बच्चे को, तो वो बच्चे लोग उनको देखभाल करेंगे और इन लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना फील्ड का जो है वो ज्ञान बच्चों को देंगे। तो ऐसा कुछ एक आइडिया था, सपना। बहुत 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 अच्छी सोच, बहुत अच्छा वो नहीं लग कर रहा पाए, है। वो नहीं, जिस तरह की आपकी आशा है, जिस तरह से आप उम्मीदों से भरे हुए हैं, क्या पता हो जाए। ऐसा क्यों नहीं, आप पता नहीं इतने है, हो आशान्वित जाए हैं। तो भगवान को है। हाँ, 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 हो कैसा सकता है। हो जाए आपने तो। तो आपने तो क्या सोचा था, आपने आज जो ये एक इंस्टीट्यूट भी नहीं, आप मैं ऐसा नहीं खड़ा कर सोचा था कि पाए, मैं यहाँ तक आ जाऊं। तो फिर वो हुआ ना, वो साकार हुआ, तो क्या पता, ईश्वर ने चाहा तो हो ही मेरा जाएगा। शायद ये मेरा डेस्टिनी था, तो मैं डेस्टिनी तक पहुंचने का कोशिश किया। तो मैं अपना काम पे ऑनेस्ट था, 100% ऑनेस्ट था। जो जहाँ मैं पढ़ाने गए, जहाँ जो कुछ किया, मैं बहुत ऑनेस्ट किया बच्चे को। कभी मैं क्लास में लेट नहीं आता हूँ, मैं क्लास के बाद भी बच्चों को साथ रहता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ ये गलत है, तेरा पोस्चर गलत है, जेस्चर गलत है, एक्सप्रेशन ठीक से दे। हाँ, बच्चों जो बोला, तेरा हाथ ठीक से नहीं जा रहे डायलॉग के साथ, तो मुंह से जो बोल रहा है तेरा हाथ भी वैसा ही होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा बोलते रहता हूँ, बच्चों को अच्छा लगे तो ठीक है, कुछ सुधर जाएगा। बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ही मूल्यवान बातें हुई हैं, सागर्भित बातें हुई हैं सर। और देखिए कि इस समय का पता नहीं चला, आप जिस ढंग से सारी बातों को लेके चल रहे थे, और 1 घंटे का ही समय निर्धारित है, तो बहुत अच्छा, सी बातें रह गई हैं। बहुत सी बातें मेरे मन में और सवाल थे, लेकिन वो रह गए, कभी लेकिन कोई कभी बात नहीं। दोबारा बात करेंगे। जी जी, लेकिन आप में जो ऊर्जा है, आप में जिस तरह की ईमानदारी है, आप में जिस तरह का लगन है, ईश्वर आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे, ऐसा मेरी भावना है। ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपका कोई भी सपना अधूरा न रहे, यही शुभकामना मेरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे धन्यवाद, बात करके बहुत बहुत आनंद आया। आपने मतलब इस तमाम थकान के बाद, अभी फेस्टिवल खत्म किया, उसके बाद आज आपने मेरी मतलब इस आग्रह का मान रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आनंद है। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा।